हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब मिल जाएगा आपको डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जाकर के बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से ना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, कोई लाइव क्लास हो, कोई लाइव अपडेट हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड है सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आपको जाकर के आप चेकआउट करें, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चले हम जरा कहानी को शुरुआत देंगे। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 7 ग्रेविटेशन के अंदर अब हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इसके दो पार्ट्स होंगे। तो पहले वाले पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चले बिना समय लगाए आपको लेकर के चलते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर क्या लिखा गया है? यू कैन शील्ड अ चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्सेज बाय पुटिंग इट इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बिकॉज इफ यू हैव अ हॉलो कंडक्टर, ये पार्ट दरअसल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 का है। मेरे पास मान लीजिए एक हॉलो कंडक्टर है। ठीक है, तो हॉलो कंडक्टर में खास बात क्या होती है ना कि इसके पास ऊपर की तरफ जो चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे ऐसे बाहर। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर चेक किया जाए ना तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पे इसके अंदर 0 होती है। तो अगर अपने पास कोई भी एक मटेरियल है जिसको हमको सेफ गार्ड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर उसको सेफ गार्ड करना है तो फिर आप उसको बाकायदा क्या है ना कि आप इसको एक हॉलो कंडक्टर के अंदर प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती नहीं है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यू कैन शील्ड अ चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बाय पुटिंग इट इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब सवाल में ये पूछा गया है कि कैन यू शील्ड अ बॉडी फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ नियर बाई मैटर बाय पुटिंग इट इनसाइड अ हॉलो स्फीयर बाय सम अदर मीन्स। यहाँ पूछा है कि जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी से आपने इस ऑब्जेक्ट को, रेड वाले ऑब्जेक्ट को बचा लिया, तो वैसे क्या आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस से बचा सकते हो क्या? तो नहीं सर, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस से बचाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बिकॉज होता क्या है ना कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है ना वो तो वैसे भी मतलब दैट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी सराउंडिंग मीडियम। तो फिर किसी भी मटेरियल को ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बचाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो अपन इसमें ए के आंसर द फॉलोइंग में अपन ए में लिख सकते हैं कि नो। ए में अपन लिख सकते हैं कि नो भाई। पहले वाले का आंसर बता रहा हूं मैं, पहले वाले का आंसर ए, पहले वाले का फर्स्ट वाला बता रहा हूं, ए वाला। ठीक है, इसका आंसर है नो। इसका रीजन ये है कि बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्सेस ये इंटरवीनिंग मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करते। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक में क्या था कि भाई वो अब अंदर हॉलो हो गया। ठीक है, तो अंदर का मीडियम हॉलो हो गया अगर, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 हो जाती है। मतलब क्या? और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 नहीं थी। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरवीनिंग मीडियम। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्सेज जो होते हैं ना वो इंटरवीनिंग मीडियम पर डिपेंड ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस से तो बचा नहीं पाओगे। ठीक है, नो, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। आर इंडिपेंडेंट, ये डिपेंड ही नहीं करते सराउंडिंग मीडियम पे। आर इंडिपेंडेंट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। आर इंडिपेंडेंट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। आर इंडिपेंडेंट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई है? यस सर, ये वाला फंडा अपने को बहुत ही शानदार तरह से समझ में आ गया। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस क्या होते हैं कि वो डिपेंड करते हैं सराउंडिंग मीडियम के ऊपर। ठीक है, तो ये डिपेंड नहीं करते, तो अपन क्या बोल देंगे? देयरफॉर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कैन नॉट बी रिड्यूस टू 0। तो देयरफॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ therefore the influence of the gravitational field therefore the influence of the gravitational field cannot be altered।
चेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। ये वाला फंडा आप लोग के दिमाग में क्लियर हो चुका है, ठीक है सर। अब आते हैं इसके अगले वाले पार्ट के ऊपर। एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ स्मॉल स्पेस शिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ कैन नॉट डिटेक्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है एक छोटा सा स्मॉल स्पेसशिप, ठीक है। नाउ इफ द स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ हैज अ लार्ज साइज, अगर स्पेस स्टेशन का जो ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ हैज अ लार्ज साइज, देन कैन ही होप टू डिटेक्ट ग्रेविटी। अरे बिल्कुल, अगर स्पेस स्टेशन का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा तो मासेस बड़े हो जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो ग्रेविटी का इफेक्ट जो है ना वो आपको असर करेगा इस ऑर्बिट, इस एस्ट्रोनॉट के ऊपर, ठीक है। तो अपन यहां पे क्या लिख देंगे कि यस द पर्सन, यस द एस्ट्रोनॉट will detect gravity, yes the astronaut will be detecting gravity now। अगर स्पेस स्टेशन का साइज बड़ा होगा तो एस्ट्रोनॉट जो है ना ही विल डिटेक्ट ग्रेविटी। क्या आप लोग को ये वाला फंडा समझ में आ गया? यस सर बिल्कुल आ गया। चलो तो अब ये काम करो, ए और बी वाला, इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर जो ए वाला पार्ट और जो बी वाला पार्ट है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आप जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन हो चुका है सर, ठीक है। चलें ओके, इसको निपटाया जाए। मूविंग ऑन टू दी सी वाला पार्ट। इफ यू कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द सन एंड ड्यू टू द मून, यू वुड फाइंड दैट द सन्स पुल इज ग्रेटर देन द मून्स पुल। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या है, हाउएवर द टाइडल इफेक्ट ऑफ द मून्स पुल इज ग्रेटर देन द टाइडल इफेक्ट ऑफ सन, ठीक है। ये टाइडल इफेक्ट जो है ना उसमें बेसिकली क्या होता है, द टाइडल इफेक्ट ऑफ द मून्स पुल इज बेसिकली ग्रेटर देन द टाइडल इफेक्ट ऑफ द सन, बिकॉज ओशन जो है ना उसकी दूरी मून से काफी कम होती है और सन से काफी ज्यादा होती है। तो टाइडल इफेक्ट में जो वेरिएशन आता है ना फोर्स का, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि इसका सी वाला पार्ट लिख रहे हैं ना अपन इसको, यस। तो यहां पे क्या पूछा हुआ है कि However, the tidal effect of the moon's pull is greater than the tidal effect of the sun। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सर ये होता है कि टाइडल इफेक्ट मतलब ओशन पे, ठीक है। ओशन से मून की दूरी जो है ना वो कम होती है और ओशन से जो सन की दूरी होती है वो ज्यादा होती है। तो जब टाइडल इफेक्ट्स की आप बात करते हैं ना तो यहां पर जो वेरिएशन आता है फोर्स का, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो जब मून की दूरी काफी कम है तो उसका जो इफेक्ट है ना वो काफी एम्पलीफाइड हो जाएगा, और सन की दूरी काफी ज्यादा है तो उसका जो इफेक्ट है ना टाइडल इफेक्ट वो काफी डिमिनिश हो जाएगा। आइए वाली बात समझ में। तो इसका सिर्फ रीजन जो है ना वो डिस्टेंस पर डिपेंड है। इसका रीजन क्या है कि द डिस्टेंस between ocean and the moon, the distance between ocean and the moon is less compared to the distance between the is less compared to the distance compared to the distance between the sun and the ocean, द सन एंड द ओशन, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि ओशियन पे जो टाइडल इफेक्ट होते हैं ना वो मून के वजह से ज्यादा तगड़े होते हैं और सन की वजह से ना के बराबर, ठीक है। ये वाला फंडा आ गया आप लोगों को समझ में। अपन लिख देंगे कि द टाइडल इफेक्ट वेरीज इनवर्सली, द टाइडल इफेक्ट वेरीज इनवर्सली as the cube of the distance, varies inversely as the cube of the distance, varies inversely as the cube of the distance, वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाला इफेक्ट जो है ना वो दरअसल मून का पुल ज्यादा हो जाएगा और सन का जो पुल है वो कम हो जाएगा। तो आप लोग को ये वाला फंडा आ गया समझ में। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जो पहले के 3 पार्ट्स थे वो मैंने आप लोग के लिए बाकायदा यहाँ पे लिख करके रख दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते हुए चल रहे होंगे, तभी मजा आएगा भाई। क्लियर हो गया? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन हो गया सर। चलें अगले वाले हिस्से पे आते हैं इसके, ठीक है। तो सी वाला पार्ट इज ऑल्सो डन फॉर यू। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, ठीक है। जैसे आप हाइट पे जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी या घटेगी। तो मैं आपको बता दूं सेकंड वाले का अपन ए वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। अपन सेकंड वाले क्वेश्चन के ए वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। अब जरा गौर करना, वेरिएशन विथ हाइट में आप लोगों को सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं? वेरिएशन in the
वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो अगर आप लोग हाइट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे ना, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के दो फॉर्मूले आते हैं आपके सामने, ठीक है। एक देखिए, एक तो है जी डैश बाई जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, जहां पे एच इज कंपेरेबल टू आर, यहाँ पर एच इज बेसिकली कंपेरेबल टू आर। और दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है, जी डैश बाई जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2h बाई आर, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर बढ़ गया, इसका मतलब जी डैश की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब हाइट के साथ साथ, हाइट पे जाने के साथ साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जी डैश इज इक्वल्स टू जी करूंगा तो जी माइनस समथिंग एल्स हो जाएगा, तो यहाँ पर भी जी डैश जो है वो लेस हो जाएगा एज वन कंपेयर टू जी, तो जी डैश विल बी लेस देन कंपेयर टू जी। इसका मतलब क्या है, जैसे आप हाइट पे जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, मतलब हाइट पे जाते ही जा रहे हो, ठीक है, हाइट बढ़ाते ही जा रहे हो, तो हाइट बढ़ाते ही जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है ना वो हो जाएगी डिक्रीज। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी डिक्रीज। आई ये वाली बात समझ में, पक्का ये वाली बात समझ में आ गई, तो अपन लिख देंगे डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट, ठीक है। अब दूसरा मसला क्या है यहाँ पे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, मतलब जितना आप डेप्थ में जा रहे हो ना तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ेगा ये पूछा हुआ है। जितना आप डेप्थ पे जाओगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो इसका ये बी वाला पार्ट है। तो बी वाले में है वेरिएशन विथ डेप्थ की बात की जा रही है, बी वाले में वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ की बात की जा रही है। अब जरा गौर करते हुए चलना, डेप्थ वाले केस में क्या होने वाला है, देखो, तो जी डैश बाई जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी ओवर आर हो जाएगा, तो देयरफॉर जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस का जी डी ओवर आर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जी डैश इज बेसिकली लेस देन जी, आप देख सकते हैं कि जी डैश इज बेसिकली अगेन लेस देन जी आ रहा है। तो बस इतनी सी बात है कि भाई आप अगर डेप्थ में भी जाओगे ना, आप अगर डेप्थ में भी जाओगे ना तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज ही होने वाली है, ठीक है, अगेन इट डिक्रीजेस। तो ये वाली इसको भी आप लिख लीजिएगा कि इट बेसिकली डिक्रीजेस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हाइट पे जाओ चाहे डेप्थ पे जाओ, दोनों ही सिनेरियोज में उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द अर्थ या मास ऑफ द बॉडी। ये पूछा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इंडिपेंडेंट है मास ऑफ द अर्थ के या मास ऑफ द बॉडी के। तो पहले एक बात बताओ, क्या तुम लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया क्या, ये ए और बी का स्क्रीनशॉट लिया क्या? अगर नहीं लिया तो एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर जो उसका सी वाला पार्ट है ना वो मैं क्लियर करता हूं आप लोग के लिए। हो गया क्लियर? ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ये इसका प्री रिक्विजिट है ए वाले पार्ट को और बी वाले पार्ट को सही से एक्सप्लेन करने के लिए। यू नीड टू नो दीज बेसिक थिंग्स, ठीक है। चलो, अब ये बोला गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है, अर्थ के मास पे डिपेंड नहीं करती है या जो एक बॉडी है उसके मास पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अब जरा गौर करो, ये एक छोटी सी बॉडी अपन ने ले ली, इसका अपन मास ले लेते हैं चलो m के बराबर, ठीक है, और अर्थ का जो पूरा मास है ना वो अपन रख लेते हैं इसके सेंटर पे, और ये ले लेते हैं अपन कैपिटल वाले m के बराबर, ठीक है। यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर। अब जरा गौर करना कि यार ये जो दूरी है ना, यहां से लेकर के जो यहां तक की दूरी है ना, अप्रोक्सीमेटली ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही होगा। ये जो दूरी है ना ये अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। नाउ अब जरा फोकस करते हुए चलते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार हम जानते हैं कि सर F इज इक्वल टू होता है जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द बॉडी अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सर ऑलमोस्ट रेडियस के बराबर, ये तो आर का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, पक्का ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। 2 मिनट जरा ध्यान देना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो मैं बड़ा वाला m यूज कर रहा हूँ ना, दिस इज फॉर द मास ऑफ द अर्थ। ये जो मैं बड़ा वाला m यूज कर रहा हूँ ना, दिस इज फॉर द मास ऑफ द अर्थ। ये जो मैं बड़ा वाला m यूज कर रहा हूँ ना, दिस इज फॉर द मास ऑफ द अर्थ। और ये जो मैं छोटा वाला m यूज कर रहा हूँ ना, दिस इज द मास ऑफ द बॉडी। जो मैं छोटा वाला m यूज कर रहा हूँ ना, दिस इज द मास ऑफ द बॉडी। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? तो मास ऑफ द अर्थ हो चुका है और मास ऑफ द बॉडी भी हो चुका है, ठीक है। F इज इक्वल टू जी mm बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। अब ना एक छोटी सी बात पर जरा और फोकस करते हुए चलना, देखो
एक छोटी सी बात पे जरा और फोकस करते हुए चलना यार, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ यहां पर आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां पर क्या आएगा सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो m इंटू आ जाएगा g, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे अपन इन दोनों को इक्वेट करेंगे ना, है तो दोनों ही फोर्सेस ही ना बेसिकली, तो जैसे अपन इक्वेट करेंगे पहली वाली इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन के साथ, तो हमें क्या मिलता है कि यहां पे आ जाएगा mg, याद रखो भूल मत जाना, छोटा वाला m इज द मास ऑफ द बॉडी इटसेल्फ, ठीक है, बड़ा वाला m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, यहाँ पे अर्थ है, तो g मास ऑफ द प्लैनेट मास ऑफ द बॉडी अपॉन नीचे आ जाएगा सर r का स्क्वायर। और पहली फुर्सत में एक बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए कि मास ऑफ द बॉडी कट चुका है, ठीक है, तो मास ऑफ द बॉडी कट चुका है, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बचेगा, यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बचेगा वो बचेगा, देखो कैपिटल जी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, तो वो तो कांस्टेंट ही है। उसके बाद यहां पे आ रहा है सर मास ऑफ द प्लैनेट और यहां पे आ रहा है सर रेडियस ऑफ द प्लैनेट, तो उसका स्क्वायर अपन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको देख करके एक बात तो कह सकते हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है ना, वो दरअसल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही है, ठीक है। तो यहां पे पूछा क्या हुआ था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, आया समझ, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, बिकॉज वो किस पे डिपेंड नहीं, वो किस पे डिपेंड करती है, वो मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करती है जी की वैल्यू, और किस पे डिपेंड नहीं करती, तो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था सर g इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर का स्क्वायर, और ये मत सोचना कि सर फिर तो मास पे डिपेंड कर रही है, अरे मास पे डिपेंड कर रही है, पर किसके मास पे डिपेंड कर रही है, प्लैनेट के मास पे, और पूछा है किस पे डिपेंड नहीं करेगी, तो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि डिपेंड करेगी प्लैनेट के मास पे, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, तो यहां पे तो अपन अर्थ की बात कर रहे हैं, तो मास ऑफ द अर्थ, चमका बोलो, आई कुछ बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, द फॉर्मूला माइनस जी एम एम 1/r2 माइनस 1/r1 इज मोर और लेस एक्यूरेट देन द फॉर्मूला दिस मच, ठीक है भाई। यहां पे सबसे एक्यूरेट फॉर्मूला जो है ना, वो यही वाला फॉर्मूला होता है, ये माइनस जी एम एम 1/r2 माइनस r1, ये बेसिक डेरिवेशन में भी वही चीज आई थी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना था, डिफरेंस निकाला, तो ये वाला फॉर्मूला जो है ना, दिस इज मोर एक्यूरेट, ठीक है। मैं इसमें लिख देता हूं कि दिस फॉर्मूला इज मोर एक्यूरेट, ठीक है। तो जल्दी से आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट फुर्ती में जल्दी आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर, ठीक है। चलो अब आपको लेकर के आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। सपोज देयर एग्जिस्टेड अ प्लैनेट दैट वेंट अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट एज दैट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये तो अपने पास पूरा, अरे इसका तुमने स्क्रीनशॉट नहीं लेता क्या, प्रीवियस क्वेश्चन के लिए ये था प्री रिक्विजिट, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, ठीक है। अब देख यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये बोला गया है कि सपोज देयर इज एग्जिस्टेड अ प्लैनेट, उसको पी नाम दे देंगे, दैट वेंट अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट एज दैट ऑफ अर्थ। इसका मतलब जो टाइम पीरियड अर्थ का है ना, उसका आधा टाइम पीरियड जो है वो इस प्लैनेट का होगा, बिकॉज ये दोगुनी तेजी से चक्कर काट रहा है, तो जितना समय अर्थ को लगता है एक चक्कर पूरा काटने में, उसका आधा समय इसको लगने वाला है, ठीक है। बोलो हाँ कि ना, बोलो 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 हाँ कि ना, यस सर, बात बिल्कुल सही है। तो टाइम पीरियड फॉर दैट पर्टिकुलर प्लैनेट इज टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, उसका आधा कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा तुम्हारे पास में फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ व्हाट वुड बी इट्स ऑर्बिटल साइज एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है, मतलब रेडियस निकालना है आपको इस वाले प्लैनेट का when compared to radius of the earth ना, तो यार रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होगा यार, रेडियस ऑफ द मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ नहीं है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन है। बेसिकली क्या है, सन के आसपास अर्थ भी चक्कर काट रहा है, सन के आसपास वो पर्टिकुलर प्लैनेट भी चक्कर काट रहा है, ठीक है। तो जब सन के आसपास ये अर्थ चक्कर काटेगा, तो हम सन से लेकर के अर्थ तक की दूरी मेजर करेंगे ना, हम सन से लेकर के अर्थ तक की दूरी मेजर करेंगे, तो सन से लेकर के अर्थ तक की दूरी इज बेसिकली कॉल्ड एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सन से लेकर के अर्थ तक की दूरी इज बेसिकली कॉल्ड एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा बैठ गया सही से, ठीक है सर, बैठ गया, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नाउ अब अपन एक काम करते हैं, केप्लर्स का थर्ड लॉ अप्लाई करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू केप्लर्स थर्ड लॉ, नाउ अकॉर्डिंग टू केप्लर्स थर्ड लॉ, देखो भाई, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट का स्क्वायर
इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ का ऑर्बिट, ठीक है, और रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट के ऑर्बिट का क्यूब, ठीक है। ये वाला फंडा आप लोगों को समझ में आ गया? क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? ठीक है। अब देख क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ जो है ना, दिस इज बेसिकली टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट का डबल हो जाएगा, ठीक है। तो टी को मैं लिख दूंगा क्या, ट्वाइस ऑफ टीपी, और नीचे अपने पास क्या आ रहा है सर, अपने पास सिर्फ टीपी तो आ ही रहा है, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर ई। तो एक बातों को बताऊं, आर ई बेसिकली क्या होता है, अगर मैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के टर्म्स में बात करूं तो 1 हो जाएगा। तो अपना आंसर जो है ना वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के टर्म्स में ही आना जो है वो शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर, ठीक है। तो एक काम करो, अब यहाँ पे जो जा रहा है उसको जाने दे, जैसे मान लीजिए टीपी से टीपी नहीं पड़ गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन ना, पहले एक काम करते हैं, इसका अपन क्यूब रूट निकालते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास बेसिकली क्या था, ये अपने पास ट्वाइस 2 का स्क्वायर था, ठीक है। अब इसका अपन करेंगे क्यूब रूट, तो क्यूब रूट का मतलब क्या है कि फिर ये 1/3 हो जाएगा सर, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, आरपी आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, आरपी आ जाएगा। क्या आप लोग को ये वाला फंडा समझ में आ गया? ठीक है। तो ट्वाइस इसका स्क्वायर और उसके बाद कितना आ गया, ये अपने पास 1/RP आ चुका है, क्यूब रूट तो मैं उसका ले चुका हूँ, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, जब आपको ना देखो 2 की पावर यहाँ पे कितना हो गया सर, 2/3 हो चुका है, इज इक्वल्स टू 1/RP हो चुका है। तो जब मैं RP निकालूंगा ना तो RP मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 2/3 हो जाएगा, ठीक है। क्या आप लोग को यहां तक का फंडा समझ में आ गया? जल्दी बताएं कि आप लोग को यहां तक का फंडा समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको अपन कैसे कर देंगे, 1/ये 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा 4, और फिर 4 का यहाँ पे लग जाएगा, बोलो क्यूब रूट, ठीक है। 4 का यहाँ पे क्या लग जाएगा सर, क्यूब रूट लग जाएगा। और जब अपन इसको फर्दर सॉल्विंग करेंगे ना तो ये अपने पास में आ जाएगा 0.63 के बराबर, अप्रोक्सीमेटली 0. आप वहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास कितना, 0.63 के बराबर। और याद रखना कि आर ई को अपन ने 1 क्यों लिखा था, क्योंकि सर आर ई को अपन लेके चल रहे थे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो अपने पास जो ये रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट के ऑर्बिट का जो आया ना रेडियस, ठीक है, वो 0.63 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के टर्म्स में ही आएगा। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, लाइट ईयर हो गया, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही। एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहां पे सब चीजों पर डिटेल्ड लेक्चर मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? तो जल्दी जरा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अपने पास जो रेडियस आ चुका है वो अप्रोक्सीमेटली बैठ रहा है कितना, 0.63 के आसपास, ठीक है। ये अपने पास अप्रोक्सीमेटली कितना बैठ रहा है सर, 0.63 के आसपास। चले भाई ठीक है, यहां तक का फंडा समझ में आ गया? यस सर आ गया, यहां तक का फंडा क्लियर, ठीक है। नाउ हाँ, तो ये वाला अपना हो चुका ना क्वेश्चन, ये वाला अपना हो चुका है। अब आते हैं इसके अपन क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। वन ऑफ द सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर हैज एन ऑर्बिटल पीरियड ऑफ 1.769 डेज, ठीक है। तो मतलब टाइम पीरियड जो है ना वो जुपिटर के रिस्पेक्ट में। तो पहले अपन बात कर लेते हैं सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, सैटेलाइट ऑफ जुपिटर वाले केस की बात कर लेते हैं, ठीक है। सैटेलाइट ऑफ जुपिटर वाले केस की अपन जरा इस बार बात कर लेते हैं। तो जरा गौर फरमाते हुए चलिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उसका जो ऑर्बिटल टाइम पीरियड है वो है सर 1.769 डेज। लेकिन आप जरा समझें इस बहुत ही नाजुक सी बात को कि आपको सब कुछ लेके चलना पड़ता है SI यूनिट में, और टाइम की जो SI यूनिट है वो डेज नहीं होती है, वो होती है सर सेकेंड्स के बराबर। तो फिर आपको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में, ठीक है। तो इसको अपन अभी लिख देते हैं डेज, फिर बाद में मैं कन्वर्ट कर दूंगा 1.769 ना। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है सर 1.769 डेज। देखो अभी कन्वर्ट करूं उसके बाद देखो क्या होता है। इस तरह के सवाल जो होते हैं ना, खासतौर से ग्रेविटेशन वाले सवाल, इनमें आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ही ट्रिकी सा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। मैं आपसे बात कर रहा हूं खासतौर से एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस की, ठीक है। अगर आप हल्का सा पैटर्न चेक करेंगे ना तो किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में या आपके स्कूल लेवल वाले एग्जाम्स में भी या फिर किसी और भी एग्जाम में सवाल में इतना ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन के अंदर ना कैलकुलेशन को ज्यादा ही इन्वॉल्व कर दिया जाता है। तो दैट्स हाउ द क्वेश्चन इज नॉट टफ बट द क्वेश्चन इज टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। आप समझ रहे हो इस पूरी बात को। तो यहां पे ना आपको इसके ज्यादा कैलकुलेशन वाले एस्पेक्ट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान देना पड़ेगा इसके कॉन्सेप्ट वाले एस्पेक्ट के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो जब मैं इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगा ना, जब मैं पुट करूंगा तो मैं देन एंड देयर ही कन्वर्ट कर दूंगा। लेकिन अभी बस बता रहा हूं कि भाई टाइम भले ही गिवन है डेज के अंदर, लेकिन तुम्हें कन्वर्ट तो करना पड़ेगा इसको सेकंड्स में ही, उसके बाद ही ये सोल्यूशन आगे बढ़ता है, ठीक है। तो वो सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो ऐसा है, और हैज एन ऑर्बिटल रेडियस, अच्छा हैज एन ऑर्बिटल पीरियड ऑफ दिस मच एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज 4.22 10 की पावर 8, ठीक है। तो सैटेलाइट का जो ऑर्बिट का जो रेडियस है वो है 4.22 10 की पावर 8,
4.22 10 की पावर 8 मीटर, ठीक है। ये अपने पास T1 हो चुका है, अपने पास में R1 भी हो चुका है। बोलो यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है क्या? बोलो यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है क्या? उसके बाद ना अब क्या आपसे बोला जा रहा है, जरा इस बात पे गौर करना। शो दैट द मास ऑफ द जुपिटर इज अराउंड 1,000th ऑफ द मास ऑफ द सन, ठीक है। आपको ये शो करना है कि जो जुपिटर का मास है ना वो सन के मास का 1/1000 पार्ट है। क्या आप लोग को ये वाला फंडा समझ में आ रहा है? यस सर, ये वाला फंडा समझ में आ रहा है। तो एक काम करेंगे, पहले अपन एक काम करते हैं, जुपिटर का मास निकालने के पीछे पड़े आते हैं, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, पहले अपन जुपिटर का मास निकाल देते हैं, ठीक है। जरा गौर करना। अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ आप लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है ना दैट इज ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब तो होता ही है, लेकिन टी स्क्वायर इज बेसिकली 4 पाई का स्क्वायर बाई जीएम इंटू आर का क्यूब होता है, ठीक है। जिन लोगों ने इसका डेरिवेशन प्रॉपर देखा होगा उनको समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था ना वो बेसिकली 4 पाई का स्क्वायर बाई जीएम था, ठीक है। तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, 4 पाई का स्क्वायर बाई जीएम इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो m आ रहा है ना दिस इज नॉट द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ठीक है। ये जो m आ रहा है दिस इज नॉट द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, वेरएज ये जो m है दिस इज द मास ऑफ द प्लैनेट इटसेल्फ, ठीक है। किसका मास है? प्लैनेट का ही मास है। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? जुपिटर की बात कर रहे हैं। तो मास किसका होगा सर? जुपिटर का ही मास होगा। किसका मास होगा सर? जुपिटर का ही मास होगा। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा शानदार तरह से बैठ गया? यस सर बैठ गया, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं अपन यहाँ से ना देखो ये जो मैं मास निकाल रहा हूँ ना ये अपने पास मास ऑफ द जुपिटर है, ठीक है। तो क्या मैं इसको अभी के लिए m1 बोल दूं? अगर आप मेरी बात समझे तो m1 बोल दूंगा, इसको t1 बोल दूंगा, इसको r1 बोल दूंगा। क्या आप लोग को ये वाला फंडा समझ में आ रहा है? यस सर बिल्कुल आ रहा है। तो अपन एक काम करते हैं m1 निकालते हैं यहां से, ठीक है। तो m1 का मतलब बेसिकली क्या है? मास ऑफ जुपिटर, दिस इज द मास ऑफ द जुपिटर। तो m1 इज द, इसको मैं लिख देता हूं कि m1 इज द मास ऑफ जुपिटर, m1 इज द मास ऑफ जुपिटर। अब एक काम करो यहां से m1 निकालना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब एक काम करो बेटा यहां से जो है ना m1 निकालना स्टार्ट कर दो। तो m1 अपने पास में क्या हो जाएगा देखते हुए चलना। m1 अपने पास में यहां से क्या हो जाएगा? 4 पाई का स्क्वायर, ये अपने पास हो जाएगा सर 4 पाई का स्क्वायर। m1 निकालना है 4 पाई का स्क्वायर r1 का क्यूब, 4 पाई का स्क्वायर m1 निकालना है तो 4 पाई का स्क्वायर r1 का क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा? t1 का स्क्वायर g, तो g इंटू t1 का स्क्वायर, g इंटू क्या हो जाएगा सर? t1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर ये वाला फंडा बहुत ही उम्दा तरह से क्लियर है, ठीक है। तो m1 अपने पास में बेसिकली क्या हो जाएगा? 4 इंटू पाई का स्क्वायर, तो 4। अब मैंने वही कहा था कि यहाँ पे क्या है देखो, अगर तुम्हें अप्रोच समझ में आती है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना, तो बस वही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे पॉइंट का स्क्वायर होगा तो वो फिर वो कैलकुलेशन वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। उसका अपन सीधे आंसर कोट कर देंगे वो सही रहेगा। लेकिन क्या है कि तुम्हें उलझना कैलकुलेशन में नहीं है, तुम्हें यहाँ पर मैथ्स में नहीं उलझना है, तुम्हें उलझना है कॉन्सेप्ट में कि भैया कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्या आ गया, एम को अगर तुम ये समझ जाओगे कि ये तो मास ऑफ द सैटेलाइट है, वो तो गिवन ही नहीं है, तो दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल एरर, ठीक है। अब उसमें अगर तुम उलझ गए तो वहां तुम फंस जाओगे। तो मैं तुमको वही तो बता रहा हूं कि तुम्हें अगर दिमाग भिड़ाना है ना तो यहां भिड़ाओ कॉन्सेप्ट समझने में, कैलकुलेशन में अपन सीधे आंसर कोट कर देंगे, ठीक है। तो 4 पाई का स्क्वायर, उसके बाद r1 का क्यूब करना है। यार r1 क्या है? r1 अपने पास में कितना आ चुका था सर? ये 4.22 10 की पावर 8, ठीक है। ये कितना आ गया सर? 4.22 10 की पावर 8। मैं वही तो कह रहा हूं कि इसमें इतना उलझना नहीं है। और इसका अपन को क्यूब करना है, लो भाई साहब क्यूब कर देंगे उसका। नीचे क्या है सर? g इंटू t1 का स्क्वायर, तो g मतलब क्या होता है? 6.67, 10 की पावर क्या है? माइनस का 11। उसके बाद क्या है सर? टाइम पीरियड का स्क्वायर है, तो टाइम पीरियड है कितना अपने पास सर? ये है 1.769 डेज का, ठीक है। अब इसको अपन सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो जरा गौर करना। 1.769 एक दिन में 24 घंटे, और 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। और इसका अपने को क्या करना था? टाइम का स्क्वायर था क्या? कहाँ गया? टाइम का स्क्वायर था, यस सर इसका स्क्वायर था। तो भाई ये चीज है। अब तुम इसमें आधे घंटे मत खपाना, आया समझ? तो ये तुम्हारे पास m1 आ गया है। याद रखो m1 इज द मास ऑफ द जुपिटर, ठीक है। m1 को अपन कंसिडर कर रहे हैं एज द मास ऑफ द जुपिटर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर है। अब एक काम करना, अब मैं इसको एक काम, इसको फर्स्ट इक्वेशन मैंने बोल दिया, ठीक है। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर मास, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मास ऑफ द प्लैनेट।
दिस इज द फॉर्मूला फॉर मास ऑफ द प्लैनेट। ये प्लैनेट के मास का फॉर्मूला, ये अपने पास क्या है सर, ये अपने पास में प्लैनेट के, ये अपने पास में प्लैनेट के मास का फॉर्मूला है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा शानदार तरह से बैठ गया सर, बखूबी बैठ गया। ठीक है, अब एक काम करते हुए चलना, मास इज ऑल डन फॉर यू नाउ। ठीक है, मास अपने पास पूरा डन हो चुका है। अब अपन क्या करने वाले हैं ना, अब अपन आते हैं इसके दूसरे हिस्से के ऊपर, जहां पे आपको अब अर्थ की बात करनी है। किसकी बात करनी है आपको? अब इस दफा हम बात करने वाले हैं किसकी सर? अर्थ की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो नाउ फॉर अर्थ, फॉर द अर्थ, अब जब बात करेंगे फॉर द अर्थ तो कहानी कहां से कहां जाएगी, इस पर आप लोग को फोकस करना है। फॉर द अर्थ की जरा बात करेंगे। ठीक है, तो जरा गौर करना। अच्छा, फॉर द अर्थ की मैं क्यों बात कर रहा हूं ना, बिकॉज मेरे को सन का मास निकालना था। तो अर्थ इज रोटेटिंग, मतलब पहले वाले केस में फॉर द जुपिटर सैटेलाइट की बात करी थी, इस बार एक काम करता हूं, मैं सन लिख देता हूं उसको। ठीक है, तो सन के अराउंड जो चीज घूम रही है वो तो अर्थ है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, पर मैं अर्थ का डेटा बहुत स्पेसिफिक है इसलिए मैं अर्थ की बात कर लेता हूं। ठीक है, तो फॉर द सन की अगर बात की जाए तो सन के आसपास कौन चक्कर काट रहा है? अर्थ। ठीक है, तो अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन, अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन। ठीक है, तो अब जरा आपको बेसिक फॉर्मूले के ऊपर आना चाहिए। तो मास इज इक्वल्स टू 4 पाई का स्क्वायर। ठीक है, मास इज इक्वल्स टू 4 पाई का स्क्वायर और आर का क्यूब। मास इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर, ये लिखो, मास ऑफ ये अपने पास क्या है सन, इज इक्वल्स टू 4 पाई का स्क्वायर, आर का क्यूब, 4 पाई का स्क्वायर आर का क्यूब, और नीचे जी टी का स्क्वायर। नीचे क्या है सर? जी टी का स्क्वायर। तो g इंटू क्या है सर? टी का स्क्वायर। ठीक है, क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है? पक्का आ रही है समझ में? अब जरा गौर करना, अगर हम अर्थ की बात करेंगे ना, तो अर्थ जो चक्कर काटता है सन के आसपास वो काटता है 365.25 डेज में, अप्रोक्सीमेटली 365 डेज पकड़ के चलो उसको। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन चीजें पुट करना शुरू करते हैं। या जब अर्थ चक्कर काट रहा है सन के आसपास, जब अर्थ चक्कर काट रहा है सन के आसपास, तो वो जो अर्थ का जो ऑर्बिट है ना, उसका अर्थ का जो ऑर्बिट सेंटर सन के रिस्पेक्ट में जो है, उसका रेडियस क्या हो जाएगा सर? रेडियस यहां पे हो जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। ठीक है, विच इज 1.496 10 की पावर 11 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? सन के सेंटर से लेकर के अर्थ के सेंटर तक की जो दूरी होती है ना, इसे कहा जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, विच इज 1.496 10 की पावर 11 मीटर के बराबर। ठीक है, तो ये अपने पास आर हो गया, इसको अपन पुट करना शुरू करते हैं। तो जरा ध्यान देते हुए चलना अच्छे से। नाउ m जो है अपने पास में वो कितना हो जाएगा? 4 पाई का स्क्वायर। 4 इंटू पाई मतलब क्या है? 3.14, तो 4 पाई का स्क्वायर हो जाएगा। और r का अपन कर देंगे क्यूब, तो r बेसिकली क्या है अपने पास में? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है r। ठीक है, इसका अपन को क्यूब करना है तो क्या हो जाएगा? 1.496 10 की पावर 11, इसका अपन कर देंगे क्यूब। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा सर? ये अपने पास g है, तो g का मतलब क्या होता है? 6.67 10 की पावर माइनस का 11। उसके बाद अपन करेंगे टाइम पीरियड का स्क्वायर, उसके बाद फिर अपन करेंगे क्या सर? टाइम पीरियड का स्क्वायर। और टाइम पीरियड जो है ना अर्थ का, देखो जुपिटर था, उसके आसपास घूम रहा है एक सैटेलाइट, उसका डेटा गिवन था सवाल में, तो उसको यूज करके हम लोगों ने जुपिटर का मास एज सच तो कर दिया कैलकुलेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब सन का मास करना है कैलकुलेट, तो हम लोगों ने अपने हिसाब से क्या सोचा कि जब सन का मास करना है कैलकुलेट, तो क्यों ना ये फंडा अप्लाई किया जाए कि यार अर्थ भी तो घूम रहा है सन के आसपास। ठीक है, तो अर्थ का बेसिक लेकर के, अर्थ का बेस लेकर के अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो वहां से भी हमको सन का मास तो मिल ही जाएगा। ठीक है, वहां से भी हमको सन का मास तो मिल ही जाएगा। तो जो सेंटर पर है ना, जो मेन स्टेशनरी, जो मेन ऑब्जेक्ट है, उसका मास आता है इस वाले फॉर्मूले के अंदर, ये वाले फॉर्मूले के अंदर उसका मास आता है। ठीक है, पहले जुपिटर था एंड द सैटेलाइट वाज ऑर्बिटिंग, तो सैटेलाइट का मास थोड़ी लिया, जुपिटर का मास लिया। तो वैसे अगले वाले सिनेरियो में क्या है कि फॉर द सन, सन सेंटर पर है और उसके आसपास अर्थ चक्कर काट रहा है, तो फिर आप सन का मास लेके चलते हैं। ठीक है, ये वाला फंडा आपको आ गया समझ में? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड क्या होगा? अर्थ का टाइम पीरियड, तो अर्थ को चक्कर काटने में 1 साल लगने वाला है। ठीक है, तो 365 डेज। ठीक है, यहां पे भी करा था क्या इसको अपन ने? हाँ किया था। दिन 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड्स। ठीक है, तो वैसे अपन यहां पे करेंगे 365.25 डेज, अप्रोक्सीमेटली वही ले लिया अपन ने। 1 दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड्स। ठीक है, ये अपन को उसका स्क्वायर करना है। तो ये तेरे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। और जो m है ना, दिस इज द मास ऑफ द सन। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूं कि ये जो अपन m ले रहे हैं ना, दिस इज द मास ऑफ द सन। और m 1 था कि m डैश था?
m1 था, मास ऑफ जुपिटर, m1 जो था दिस वाज द मास ऑफ द जुपिटर। ठीक है, ये दोनों फंडे अपने दिमाग में पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुके थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अपन एक काम करते हैं, इसको अपन डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अपन इसको अब डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे अपन डिवाइड करेंगे ना, मेरी बात सुनते हुए चलना अच्छे से, जैसे अपन डिवाइड करेंगे ना किसको, देखो मास ऑफ द जुपिटर को अपन डिवाइड करते हैं मास ऑफ द सन के साथ साथ। ठीक है, तो यार मास ऑफ द जुपिटर वो फर्स्ट इक्वेशन, मास ऑफ द सन ये सेकंड इक्वेशन। तो एक काम करो, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो फर्स्ट वाली इक्वेशन के साथ में। तो जैसे अपन इसको सॉल्व डिवाइड करेंगे ना, तो अपने पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ द सन और नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ द जुपिटर। तो मास ऑफ द सन और नीचे आ जाएगा मास ऑफ द जुपिटर। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो अपना आंसर जो है ना वो 1046 अप्रोक्सीमेटली आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 1046 आएगा। तो आप यहां से कर सकते हैं इसको कि देखो भाई, फिर मास ऑफ द जुपिटर इज 1/1046 टाइम्स मास ऑफ द सन। तो देयरफॉर अप्रोक्सीमेटली आप इसको ऐसे कर सकते हो कि मास ऑफ द जुपिटर इज मास ऑफ द सन अपॉन 1000। ठीक है, विच मीन्स 1/1000। वही तो प्रूव करना था कि जो जुपिटर का मास था ना, दिस इज 1/1000 एज वन कंपेयर टू द मास ऑफ द सन। तो ये रहेगा अपने पास में इसका डिटेल्ड आंसर। आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट, अच्छा इस वाले सिनेरियो में क्या हो रहा है मैं क्लियर कर दूं आपको एक बार। इस वाले सिनेरियो में ये सन है, ठीक है, और ये सन के आसपास जो चक्कर काट रहा है ना, सन के आसपास जो चक्कर काट रहा है ना, एक सेकेंड जरा प्यार से करना पड़ेगा इसको, रुको तो बस एक सेकेंड, तो रुको तुम बस, अभी कर रहा हूं उसको मैं। ठीक है, ये सन था और ये सन के आसपास जो है ना, ये सन इज एट द सेंटर, सन इज एट द सेंटर, माफ कीजिए, सन इज एट द सेंटर। ठीक है, और इसके आसपास जो चक्कर काट रहा है ना वो अपना अर्थ चक्कर काट रहा है। ठीक है, सन को अपन ने रखा एट द सेंटर, सन को अपन ने रख दिया एट द सेंटर, और इसके आसपास जो चक्कर काट रहा है ना वो अपने पास अर्थ है। ठीक है, इस वाले केस में ये अर्थ है जो कि चक्कर काट रहा है। ये डिस्टेंस 1 AU के बराबर तो होता ही है, वो अपन देख चुके हैं। ठीक है, और इसके जो पहला वाला केस था ना, उसमें जुपिटर था और एक सैटेलाइट था। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें सर जुपिटर था और एक सैटेलाइट था। तो ये अपन लेते हैं इसका ऑर्बिट। ठीक है, और यहाँ पे रखते हैं अपन, चलो जुपिटर को, तो ये जुपिटर के लिए अपन लिख देते हैं यहाँ पे J। और इसमें कौन चक्कर काट रहा है सर, इसमें चक्कर काट रहा है सर एक सैटेलाइट। ठीक है, इसमें चक्कर काट रहा है सर एक एस का मतलब यहाँ पे हम लोगों ने एस को यूज किया है फॉर द सैटेलाइट। ठीक है, क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है, ये सब क्लियर हो चुका है। तो सैटेलाइट वाला अच्छा एक काम करो, अब यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करना। ठीक है, तो जो प्रूव करना था वो अपन ने प्रूव कर दिया, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन सर। ठीक है, और उसके बाद फिर आप अब यहाँ पे आ जाएंगे, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन हो गया है सर। ठीक है, चलें निपटा दिया जाए इसको। अब आपको लेकर के चलेंगे अपन इसके अगले वाले सवाल पर। यहाँ पे ये वाले सवाल हल्के से लंबे होते हैं, इसके बाद वाले सवाल जो है वो सिंपल होते हैं। एक सवाल देख लो, लेट अस अज्यूम दैट आवर गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ 2.5 10 की पावर 11 स्टार्स ईच ऑफ 1 सोलर मास। एक सोलर मास मतलब एक सोलर मास बेसिकली क्या होता है 2 10 टू द पावर 30 kg के बराबर। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल अ स्टार एट अ डिस्टेंस ऑफ 50,000 LY। LY का मतलब क्या होता है, लाइट ईयर। ठीक है, LY का मतलब क्या होता है, लाइट ईयर होता है। 9.46 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, 1 लाइट ईयर बेसिकली क्या होता है कि लाइट को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा एक साल में पूरा, उसे कहा जाता है 1 लाइट ईयर के बराबर। ठीक है, फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर टेक टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, और टेक द डायमीटर ऑफ द मिल्की वे टू बी 10 की पावर 15 लाइट ईयर के बराबर। ठीक है, एक अच्छा बेसिक केपलर्स लॉ पर भी ये हो जाएगा। तो एक बार सेल्फ ट्राई करें आप, और मैं बता चुका हूं कि 1 सोलर मास क्या होता है 2 × 10 टू द पावर 30 kg, 30 kg। ठीक है, एक बार सेल्फ ट्राई करो, बन गया तो बहुत शानदार, अगर नहीं बनता है तो फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है इसके ऊपर यार, जल्दी करना प्लीज। चले भाई, हो गया क्लियर। ठीक है, चलो आ जाओ जरा यहाँ पे। तो लेट अस अज्यूम दैट आवर गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ दिस मेनी स्टार्स, 2.5 10 की पावर 11 स्टार्स हैं और ईच ऑफ 1 सोलर मास।
सबका मास कितना है, ईच ऑफ 1 सोलर मास, ठीक है। तो अगर 2.5 10 की पावर 11 स्टार्स है और सबका मास 1 सोलर मास के बराबर है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, जो हम मास लेके चलेंगे ना, वो अपन लेके चलेंगे कितना सर, वो अपन लेके चलेंगे 2.5 10 की पावर 11, 2.5 10 की पावर 11 स्टार्स, और सबका मास कितना है, तो सबका मास है अपने पास कितना, 1 सोलर मास था, तो 1 सोलर मास का मतलब होता है 2 इंटू 10 की पावर 30, ठीक है। 1 सोलर मास का मतलब होता है 2 इंटू 10 की पावर 30, तो m अपने पास में कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 10 की पावर कितना हो जाएगा सर, 41 kg, दिस इज गोइंग टू बी द मास, ठीक है। 5 10 टू द पावर 41 kg, दिस इज गोइंग टू बी द मास, ठीक है। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, ये सब पूरा क्लियर है। हाउ लॉन्ग विल अ स्टार एट अ डिस्टेंस ऑफ 50,000 लाइट ईयर्स फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर टेक टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, मतलब अपने को भाई टाइम निकालना है, और गिवन कितना है, डिस्टेंस है अपने पास 50,000 लाइट ईयर के बराबर, ठीक है। तो आर जो हो जाएगा ध्यान देना, आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50,000 लाइट ईयर्स। अब मैं आपको बता दूं कि एक लाइट ईयर क्या होता है, तो एक लाइट ईयर का मतलब होता है कितना समय लगा, एक लाइट ईयर का मतलब बेसिकली, एक लाइट ईयर मतलब डिस्टेंस है बेसिकली, कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा लाइट एक साल के अंदर, ठीक है। एक साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, दैट इज कॉल्ड एज 1 लाइट ईयर, ठीक है। तो 50,000 लाइट ईयर्स थे, तो 1 लाइट ईयर क्या होता है, 9.46 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे, ये तेरे पास क्या बन जाएगा, आर के बराबर बन जाएगा, ठीक है। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया है सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब जरा गौर करना, एम तेरे पास है, डेटा वाइज हम ये उठाएंगे एम, ठीक है, और आर तेरे पास है, तो डेटा वाइज हम इसको उठाएंगे एज आर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है सर, टेक द डायमीटर, इसका तो खैर यूज ही नहीं आएगा मिल्की वे के डायमीटर का, आपसे पूछा है कितना समय लग जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ हम लोग जानते हैं कि इन अकॉर्डेंस विथ, अकॉर्डिंग टू, in accordance with Kepler's third law, in accordance with Kepler's third law, हम लोग जानते हैं कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर का क्यूब होता है, ठीक है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई का स्क्वायर बाई जी एम, 4 पाई का स्क्वायर बाई जी एम इंटू क्या हो जाएगा सर, आर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, ऐसा ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। अब जरा गौर करते हुए चलना, टी स्क्वायर निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो टी स्क्वायर जो है ना, सुनो मेरी बात, 4 था, उसके बाद क्या था, पाई का स्क्वायर था, तो पाई का मतलब क्या होता है 3.14, इसका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद आर का अपन क्यूब कर दें, तो आर तो दिख ही रहा है अपने को यहाँ पे, तो आर एक काम करो 9.46, यस सर 9.46, 5 10 की पावर 4 10 की पावर 19, तो 9.46 10 की पावर 19, इसका अपन क्यूब कर देंगे, अपॉन नीचे अपने पास में क्या आ रहा है सर, नीचे आ रहा है जी इंटू एम, तो जी कितना होता है अपने पास में 6.67 10 की पावर माइनस का 11, ये जी है। उसके बाद एम कितना है, तो हमारे पास में एम है 5 10 की पावर 41, m है 5 इंटू 10 टू द पावर 41 के बराबर। अब जैसे आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ना, तो आपका अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा वो आएगा 112 10 की पावर 14 सेकेंड्स के बराबर, ठीक है। 112 और 10 की पावर 14 सेकेंड्स, मतलब बेसिक वही चीज मैं तो फिर से कहना चाहता हूँ, कैलकुलेशन में मत उलझो, ये स्टेप तक समझो, ठीक है भाई। अगर एक का मास था 2.5 10 की पावर 11, ठीक है, अपन को सोलर मास मालूम चल गया यहाँ से कि सोलर मास क्या होता है सर, 2 10 टू द पावर 30 kg, ठीक है। तो तब जाकर के इसको अपन ने पूरा कन्वर्ट करा, दिस बिकेम द मास, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। लाइट ईयर क्या होता है कि एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, दैट इज कॉल्ड एज लाइट ईयर, ठीक है। 9.46 10 टू द पावर कितना है 15 मीटर के बराबर, ये होता है 1 लाइट ईयर, ठीक है। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, तो आप जल्दी से जल्दी इस खूबसूरत सी चीज का स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट फुर्ती में। आया पूरा सवाल क्लियर हो गया दिमाग में, यस सर क्लियर हो गया, ठीक है। निपटाया जाए इसको, आगे बढ़े। 5th वाला क्वेश्चन इज ऑल डन फॉर यू। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज एट इंफिनिटी, द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज नेगेटिव ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से। पहली बात तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, सर पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम ओवर आर, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इज जी एम एम ओवर 2r, ठीक है। अब जरा गौर करो, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ठीक है।
व्हाट इज द पोटेंशियल सर, माइनस जी एम एम ओवर आर के बराबर। व्हाट इज द काइनेटिक, तो जी एम एम ओवर 2r के बराबर, ठीक है। तो यहां से अपने पास टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जरा गौर करते हुए चलना। यहां से अपन एक काम करते हैं, जी एम एम ओवर आर कॉमन निकाल लेते हैं, तो -1 प्लस क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो -1 प्लस 1/2 इज -1 प्लस 1/2 करूंगा तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस ये GMM/2r हो जाएगा। एक बात को बताऊं, ये माइनस अभी जो GMM/2r है ना, वो आप वहां पे देख सकते हैं कि माइनस तो भाई साइन कन्वेंशन था, ये जो GMM/2r है ना, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो इसके हिसाब से अपन क्या बोल सकते हैं कि सर जो टोटल एनर्जी है ना, दिस इज द नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला सर, जो टोटल एनर्जी है, द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये पहले वाले का अपना पूरा सोल्यूशन हो चुका है। मैं चाहूंगा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर एंड सुपर डन। Now, the energy required to launch an orbiting satellite out of Earth's gravitational influence, मतलब एक ऐसा सैटेलाइट जो कि पहले से ही ऑर्बिट कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, घूम रहा है एक ऑर्बिट के अंदर विद सर्टेन एनर्जी, ठीक है। दैट उसको अगर मैं ऐसा लॉन्च करना चाहूं कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बियॉन्ड, ठीक है, मतलब मैं उसको स्केप करवाना चाह रहा हूं, मैं उस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट को ऐसा स्केप करवाना चाह रहा हूं कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड के ही बियॉन्ड चले जाए, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो पहला सिनेरियो है। और दूसरा क्या है कि देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट द सेम हाइट as that of the satellite out of the earth's influence। मतलब अगर एक ऑर्बिटिंग सैटेलाइट को अगर मुझे स्केप करवाना है, और दूसरे कंडीशन में क्या है कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको उसी हाइट पे स्केप करवाना है, तो भैया दोनों में से कहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, वो ज्यादा होगा या कम होगा एज वन कंपेयर टू स्टेशनरी वाला। तो भाई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी कुछ नहीं है, उसको पूरी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के पास तो एनर्जी पहले से मौजूद थी ना, तो उसको स्केप करवाने के लिए थोड़ी सी कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इट इज बेसिकली लेस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ठीक है, एक सैटेलाइट जो कि पहले से ही ऑर्बिट कर रहा है, मतलब उसके पास एनर्जी पहले से ही है, ठीक है, उसको एस्केप करवाना है तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी एज वन कंपेयर टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जब उसको एस्केप करवाना है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, आया समझ, तो उसको पूरी एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन एक सैटेलाइट जो कि पहले से ऑर्बिट कर रहा है, उसके पास एनर्जी है पहले से, अब उसको एस्केप करवाना है तो थोड़ी सी कम एनर्जी देनी पड़ेगी एज वन कंपेयर टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये वाला फंडा समझ में आ गया, लेस पे लगा दो टिक, और ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो चुका है बिल्कुल डन 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 डन। क्लियर है, चले सर आगे बढ़े, आगे बढ़ जाओ। डज द escape स्पीड ऑफ द बॉडी फ्रॉम द अर्थ डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। पहली बात तो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों, देखो escape स्पीड का जो फॉर्मूला है, escape स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द प्लैनेट और यहाँ पे रेडियस ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। तो मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक प्लैनेट पर एक बॉडी है, उस बॉडी को एस्केप करवाना है, प्लैनेट को एस्केप नहीं करवाना है, बॉडी को एस्केप करवाना है। बॉडी को ऐसा फेंकना है कि जो उस प्लैनेट की जो फील्ड है ना, उसके बियॉन्ड चली जाए, वो बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के बियॉन्ड चली जाए, ठीक है। तो जो एस्केप स्पीड होती है, माफ कीजिए, जो एस्केप स्पीड होती है ना अर्थ के लिए, वो दरअसल मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है मास ऑफ द प्लैनेट पे, ठीक है। किस पे डिपेंड करती है, m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। ये डिपेंड करती है सर मास ऑफ द प्लैनेट के ऊपर। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर? पूरा क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड, ठीक है, मतलब जिस लोकेशन से आपने इसको प्रोजेक्ट करा है उस पर तो डिपेंड करती है। क्यों, देखो किस पर्टिकुलर लोकेशन पे है, दैट डिटरमाइंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी ही बेसिकली फिर कन्वर्ट होने वाला काइनेटिक एनर्जी में, तो यहाँ पर मतलब काइनेटिक कन्वर्ट होती है फिर इंटर्न पोटेंशियल में। तो यहाँ पे क्या है कि ये एस्केप स्पीड डिपेंड तो करेगी पोटेंशियल के ऊपर, और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगा लोकेशन के ऊपर, तो इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। तो डज द एस्केप स्पीड डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, एस्केप स्पीड डिपेंड्स ऑन द
escape speed depends on the location, डिपेंड्स ऑन दी लोकेशन, ठीक है, इस पे अपन टेक मार देते हैं। उसके बाद क्या है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, भाई किसी भी तरफ करो आप उसको प्रोजेक्ट, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है एस्केप स्पीड। और चौथा वाला पॉइंट क्या है, द हाइट ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर द बॉडी इज लॉन्च्ड, एग्जैक्टली हाइट पे तो डिपेंड करती है एस्केप स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने डेरिवेशन करके रखा है ना इसका, तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। एस्केप स्पीड डिपेंड्स ऑन द हाइट of projection, on the height of projection, this depends on the height of projection। यस सर, ये वाला फंडा भी पूरा क्लियर हो चुका है, तो डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द प्रोजेक्शन, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी, फिर आपको लेके चलेंगे इसके अगले वाले सवाल के पार्ट की तरफ। हो गया 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन हो चुका है सर, ठीक है। निपटाया जाए इसको, आगे बढ़े। A comet orbits the sun in a highly elliptical orbit. Does the comet have a constant? क्या comet के पास constant क्या होगा? Have a constant, ठीक है। अब जरा गौर करना भाई, ऐसे comet पर, ठीक है भाई, अगर आपने केपलर का सेकेंड लॉ पढ़ के रखा हुआ है तो वहां पे बेसिकली क्या होता है, जो एंगुलर मोमेंटम है ना वो होता है कांस्टेंट। कैसे, देखो, अकॉर्डिंग टू केपलर सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकेंड लॉ, दैट इज बेसिकली लॉ ऑफ एरियाज, तो वहां पे एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, मतलब dA बाई dt इज बेसिकली कांस्टेंट हो जाता है वहां पे, ठीक है। नाउ अब आपको मेरी बात समझनी है यहाँ पे कि एंगुलर मोमेंटम का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था ये हम लोग देख चुके थे रोटेशनल मोशन के अंदर भी, और इसका जिक्र करा गया था केपलर के सेकेंड लॉ के अंदर भी, ठीक है। तो L इज इक्वल टू क्या होता है सर, 2m टाइम्स dA बाई dt होता है, m इज बेसिकली कांस्टेंट। अब सेकेंड लॉ के हिसाब से अगर एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, क्या सेकेंड लॉ के हिसाब से एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो dA बाई dt कांस्टेंट हो जाएगा। अगर dA बाई dt कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, इसका मतलब ये है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो पहली बात तो क्या है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद क्या है, टोटल एनर्जी, भाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज कांस्टेंट रहेगी ना वो अपने पास क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। दो ही चीजें इसके अंदर, तो जो चीजें कांस्टेंट रहेंगी उसके अंदर एक हो जाएगा अपने पास में एंगुलर मोमेंटम, वो रहेगा कांस्टेंट, और दूसरा हो जाएगा टोटल एनर्जी, ये रहेगी कांस्टेंट, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम रहेगा कांस्टेंट और टोटल एनर्जी जो है ये रहेगा कांस्टेंट। मेरे को लग रहा है यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। ये वाला फंडा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। चले आ जाओ भाई, अगला पार्ट देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज लाइकली टू अफेक्ट एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस, ठीक है। पहली बात है स्वोलन फीट। भाई स्पेस में ग्रेविटी का पुल जो है वो कम हो जाता है। जब ग्रेविटी का पुल, देखो अपने जो पैर है, जो अपने फीट है ना, वो बेसिकली अपना पूरा बॉडी का जो वेट है वो झेलते हैं, ठीक है। अब ग्रेविटी का पुल जो है ना वो पैरों पे कम आ जाएगा, तो सप्लाई पैरों पे कम रहेगी और ऊपर की तरफ सप्लाई ज्यादा रहेगी, ठीक है, ब्लड सप्लाई। तो यहाँ पे स्वोलन फीट तो यहाँ पे नहीं आने चाहिए, तो अपन लिख देंगे कि स्वोलन फीट वोंट अफेक्ट, swollen feet won't affect, ठीक है। उसके बाद क्या है, swollen face। भाई मैंने कहा था कि यहाँ पे ग्रेविटी का पुल कम रहेगा नीचे की तरफ, ठीक है, तो सप्लाई जो है ना वो ऊपर ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो चेहरे पे जो पूरा सप्लाई है एस्ट्रोनॉट के, ठीक है, वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर उसके वजह से क्या होगा भाई, ये सब जो अपने पास नाक है, ठीक है, कान हो गए, तो इन सब पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो जिससे जो एस्ट्रोनॉट है ना उसके पूरी फंक्शनिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो swollen face से इफेक्ट पड़ेगा, swollen face, देखने में परेशानी हो जाएगी थोड़ी सी, सुनने में हल्की सी परेशानी हो जाएगी, तो swollen face will affect the working of the astronaut, the working of an astronaut।
ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे हेडेक। यार हेडेक का तो ऐसा मैटर है कि हेडेक आता है मेंटल स्ट्रेन की वजह से, ठीक है। हेडेक आता है मेंटल स्ट्रेन की वजह से, वो तो अर्थ पर भी हो सकता है, वो तो स्पेस में भी हो सकता है, कि डिपेंडिंग ऑन कैसा मेंटल स्ट्रेन आप ले रहे हो, ठीक है। तो मेंटल स्ट्रेन से कुछ इतना इफेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। हेडेक जो है ना, हेडेक वोंट अफेक्ट, मतलब हेडेक सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि आप स्पेस में, ठीक है। हेडेक वोंट अफेक्ट द एस्ट्रोनॉट। उसके बाद डी वाला पार्ट किया अपने पास में, ओरिएंटेशन प्रॉब्लम। भाई ओरिएंटेशन तो स्पेस में भी होता है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन की परेशानी जो है ना, वो स्पेस में भी एस्ट्रोनॉट को फेस करनी पड़ सकती है। तो ओरिएंटेशन विल अफेक्ट, ओरिएंटेशन प्रॉब्लम विल अफेक्ट, ओरिएंटेशन प्रॉब्लम विल अफेक्ट द एस्ट्रोनॉट, ओरिएंटेशन प्रॉब्लम विल अफेक्ट द एस्ट्रोनॉट, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर हो चुका होगा। मैं चाहूंगा जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये 9th क्वेश्चन था, डन, पक्का, यस सर, क्लियर। इसी के साथ खत्म होता हुआ हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 1, जहां पे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक डन करवा दिए गए हैं। अब आपसे मुलाकात होगी प्लेलिस्ट में अगले वीडियो के अंदर, जहां पे हम एनसीईआरटी का जो अगला और आखिरी पार्ट है वो समाप्त करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन डिटेल लगा होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी उस लेवल पे हेल्प करी है, तो बनता ही है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। उसके बाद इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे मित्र मंडल में, सबको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है। हम लोग हर वीडियो में जो कमेंट्स आते हैं उसको चेक करते हुए चलते हैं कि भाई आज क्या फीडबैक मिला है, क्या फीडबैक और मिल रहे हैं। बिकॉज फीडबैक पे काम करके ही इस वीडियो की जो क्वालिटी होती है ये टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर आप तक डिलीवर की जाती है। आई बात समझ में। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।